नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में, जहां हम रेडिट की एक स्टोरी सुनेंगे। जिन लोगों को नहीं पता रेडिट क्या है, तो रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं। और वहाँ पर अपनी कहानियाँ शेयर करने से लोग हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर सब लोग अनोनिमस रहते हैं, एक दूसरे से अनजान रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आपको हॉरर जॉनर या फिर हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मुझे डर लग रहा है। मैं इसे अभी बाथरूम से लिख रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं बिस्तर से बाहर निकली तो वह सो रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर वह सो नहीं रहा है तो उस पर संदेह किए बिना मैं यह कैसे कह सकती हूँ कि वह कोई और है। मुझे डर है कि जिस आदमी के साथ मैंने शादी की वह आदमी नहीं है जो अभी हमारे साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे बताए कि मैं पागल हूँ या यह सब कुछ गड़बड़ सपने का हिस्सा है जो अभी कुछ देर में टूटेगा और मैं सब भूल जाऊंगी। कुछ साल पहले मैंने अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर थी। मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया था और मैंने खुद को अलग करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में मेरे कभी भी सारे दोस्त नहीं थे, और जो कुछ भी थे वे वास्तव में दोस्त नहीं थे। मेरा जन्म और पालन पोषण मिसौरी के एक छोटे से शहर में हुआ था, और कॉलेज के लिए लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया जाना पहले रोमांचक लगता था, लेकिन जब अकेलापन आने लगा तो यह सब खत्म हो गया। कॉलेज के वर्ष वास्तव में बिना ज़्यादा बाहर गए या कोई दोस्त बनाए गुजरे। मैंने अपने सामाजिक कौशल को काफ़ी हद तक खो चुकी थी और कड़वा होने लगी थी। मैं अपना बहुत सारा समय इंटरनेट पर बिताती हूँ, दुनिया के हालात के बारे में शिकायत करती हूँ और घंटों तक स्क्रॉल करती रहती हूँ बिना किसी आनंद की अनुभूति किए। ऐसे भी दिन थे जब मैं एक समय घंटों तक पूरी तरह से अलग हो जाती थी और रात में मैं फूट फूट कर रोने लगती थी। मेरे लिए हालात तब और ख़राब हुए जब मैंने एक डेटिंग ऐप पर साइन अप किया। पहले तो यह रोमांचक लग रहा था। मनुष्य के समुद्रों में घूमते हुए मैंने पाया कि मैं संभवतः इस अकेले नरक से बाहर निकलने के बारे में कल्पना कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे ऐप से जो मिला वह आत्मसम्मान और मुद्दे और खुद की प्रति घृणा थी। मैं हताशा के कारण उन लोगों के साथ डेट पर गई जिन्हें मैं वास्तव में आकर्षित नहीं करती थी। हर चीज़ें कहीं नहीं गई तो मुझे अपने आसपास अपने खुद से घृणा होने लगी। इस बिंदु पर मैं पूरी तरह से समाज से अलग हो गई थी और मेरे ग्रेडों पर असर पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत कम काम किया था। मैंने अपना ख्याल रखना बंद कर दिया था। मेरे पास केवल मेरी अंशकालिक नौकरी और एक खाली जीवन था। तभी मेरी मुलाकात जय से हुई। मेरे फ़ोन पर एक अधिसूचना आई जिसमें बताया गया कि मेरा एक और मैच है। पहले तो यह वास्तव में मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि मुझे उन ऐप्स पर चीज़ें कभी भी नहीं जानने की आदत थी। जय एक आप्रवासी था। वह उस समय इस देश में 2 साल तक रहा था और उसे भी मेलजोल में कठिनाई आ रही थी। काम और शिक्षा, उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया और मेरी तरह उन्होंने भी ऐप के माध्यम से
अकेलेपन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में आशा थी। लेकिन जय का चीज़ों को देखने का आशावादी तरीका मुझे चकित कर रहा गया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी स्थिति से निकलने वाली भलाई पर ध्यान देता था और उसे निराश नहीं होने देता था। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी अंधेरी दुनिया में एक उजाला रोशनी लग गई हो। और अब जो मायने रखता है वह यह है कि मैं हर पल उसके साथ बिताऊं। 5 साल बाद हम दोनों खुशी खुशी शादीशुदा थे। मैं इतना खुश थी कि अतीत किसी बुरे सपने की छाया जैसा महसूस हो रहा था, जो बहुत पहले ही धूमिल हो चुका था। जय और मैंने बिलों का भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन हमने साथ बिताए हर पल को संजोया। हमें एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा भी था, सबसे प्यारा छोटा नारंगी भूत। हम उसे मैक्सिमस कहते थे। 2 हफ्ते पहले जिस किराने की दुकान पर मैं काम करती थी, वहाँ मेरी शिफ्ट खत्म होने के बाद मैंने जय को रसोई में पाया। तुरंत मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें दूर की ओर लग रही थी, मानो उसे किसी परेशान करने वाली बात का पता चल गया हो, और उसने झिझकते हुए मेरी ओर देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि भारत में उनके पिता सचमुच बीमार है और उन्हें उनसे मिलने जाना है। मैंने उसे सांत्वना दी और भले ही वास्तव में उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक थी, मुझे पता था कि यह कुछ ऐसा था जो उसे करना ही था। मैं उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उसने मुझसे कहा कि वह वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, लेकिन मैंने उसे आश्वासन दिया कि उसे जितना चाहिए उतना समय लेना चाहिए, और जब वह वापस आएगा तो मैं यहाँ रहूँगी। वह उसी रात मैक्सिमस और मुझे इस खाली घर में छोड़कर चला गया। हम हर रात फ़ोन पर बात करते थे। मैं हर रोज़ उनसे फास्ट टाइम करना चाहती थी, लेकिन वह भारत से एक ग्रामीण हिस्से में था जहाँ उनके लिए इंटरनेट से जुड़ना मुश्किल था। इस दौरान मैंने अधिक घंटे बिताए यह जानते हुए कि जब मैं घर पहुंचूंगी तो वह वहाँ नहीं होगा। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मैं हमारे कॉल का इंतज़ार कर रही थी। जब हम बात नहीं कर रहे होते थे तो मैं मैक्सिमस के साथ खेलने के लिए समय निकालती थी, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि वह वास्तव में जय को मुझसे कहीं अधिक याद करता था। हर रात म्याऊं म्याऊं करता था, उसे ढूंढता था। 4 दिन पहले जय ने मुझसे यह बताने के लिए फ़ोन किया कि उसके पिता की हालत में सुधार हो गया है और वह ठीक हो जाएंगे। यह बहुत अच्छी खबर थी, और जब उसने मुझे ये बताया कि वह अगले दिन वापस आ रहा है तो मैं वास्तव में उत्साहित हो गई। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली और मैं उनके आगमन के लिए घर को सजाने में थोड़ी अति कर गई। मैंने रात के खाने के लिए चिकन अल्फ्रेडो भी बनाया, एक रेसिपी जो उसे पसंद थी। मैं उसे लेने के लिए हवाई अड्डे तक गई और पाया कि वह बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वह मेरी कार में बैठा मुझे गलत लगा।
मुझे वास्तव में इसके लिए कोई शब्द नहीं मिला, लेकिन मैं यह वर्णन करने का प्रयास करूँगा कि यह कैसा लगा। मुझे याद है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी और मुझे खुद को बचाने की इच्छा महसूस हो रही थी। मैं उसके आसपास असहज महसूस कर रही थी। उसने मेरा अभिवादन किया, लेकिन यह बहुत उत्साहहीन लगा, जैसे उसे मुझे देखने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैंने उसे धक्का दिया और उसे चुपचाप आराम करने दिया। जब मैं हमें घर ले आई, घर तक पूरी यात्रा के दौरान उसने कभी बातचीत करने, सोने या वास्तव में कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। पूरी यात्रा के दौरान वह बस अपने पैरों को घूरता रहा। जब हम घर पहुंचे तो मुझे मैक्सिमस की याद आई और मैं जय के घर आने पर उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्साहित थी। लेकिन जब हम अपार्टमेंट में पहुंचे तो मैक्सिमस कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने उसका नाम पुकारा और हमारे शयन कक्ष में चली गई, जबकि जय रसोई में दुपक गया। मैंने बिल्ली को बिस्तर के नीचे छिपा हुआ पाया और मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आया। मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी और उठ गए और पाया कि जय वहाँ है। मैंने जय से पूछा कि क्या उसने स्नान की ज़रूरत है, लेकिन उसने मना कर दिया। हम सीधे रात के खाने के लिए गए और वह फिर से बिल्कुल चुप हो गया, बस खाने को घूर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? और उसने बस हाँ कहा और खाना शुरू कर दिया। सोते समय मैं उसकी छाती पर चढ़ गई और वह सहज होने से पहले 1 सेकंड में लिए भ्रमित हो गया। मुझे लगा कि वह थका हुआ था, मैक्सिमस के बारे में ना सोचने की कोशिश कर रहा था और वह कितना डरा हुआ लग रहा था और मेरी अपनी भावनाओं को दबा रहा था। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि चाहे जो भी हो वह यहाँ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके दिल की आवाज़ सुनने लगी। जब मैंने सुना, कुछ नहीं, मैंने अपना सिर थोड़ा समायोजित किया, सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने जय की ओर देखा और वह सो रहा था, इसलिए मैंने भी थोड़ी नींद लेने का प्रयास किया। मैं धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोने से पहले थोड़ी प्रार्थना की क्योंकि मैं थोड़ा डरी हुई थी। मैंने लाइट बंद नहीं की क्योंकि उसे भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसे रात मुझे भयानक सपने आए। मैंने अपने सपने में इस ढोल की आवाज़ के साथ साथ ज़ोरदार ढंग से बजती घंटियाँ की आवाज़ भी सुनी। मैंने एक महिला की चीख सुनी और फिर एक बच्चे की। आग से बनी छाया दीवार पर एक दुबले पतले आदमी की आकृति बन रही थी और फिर छाया से सींग उग गए। मैं हड़बड़ा गई। जय अब बिस्तर पर नहीं था। उस सुबह मुझे अपने जीवन का सबसे भयानक सिरदर्द हुआ। जय घर पर नहीं था। मैं बिल्ली को खाना खिलाने गई, लेकिन मैक्सिमस मेरे पास नहीं आई। जैसा कि आमतौर पर जब खाना खिलाने का समय होता था तो वह मेरे आसपास नहीं आती थी। मैंने उसका कटोरा भर दिया और फिर उसे ढूंढने लगी। मैंने उसे सोफे के नीचे छिपा हुआ पाया। मैंने उसे फिर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे खरोंच दिया, फुफकारने लगी और फिर बेडरूम में भाग गई। मुझे अपने अंदर की एक अजीब सी भावना महसूस होने लगी
और मैंने जय को फ़ोन किया। उसका फ़ोन बजा और मैंने इसे बेडरूम में सुना, वहाँ जहाँ भी था। अपना फ़ोन वहीं छोड़ गया था। मैं पूरा दिन उसके इंतज़ार में लगातार रही। आखिरकार सोफे पर सो गई। मेरा सिर मुझे मार रहा था। मेरा सिर दर्द अपने चरम पर था। मैंने अंधेरे में जाग गई। मैं किसी तरह दिन भर सोई थी। मेरा सिर धड़क गया और मैं उठी तो जय मुस्कुराता हुआ मेरे पास खड़ा था। मैं झेप गई और डूब गई। मुस्कान मेरी ही तरह गायब हो गई और अधिक तटस्थ अभिव्यक्ति में बदल गई। वह मुस्कान उसके जैसी नहीं थी। वह बहुत ही नकली थी, जैसे वह किसी ऐसी चीज़ की निकल कर रहा हो जो उसे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि वह वहाँ कितनी देर से खड़ा है और वह पूरे दिन कहाँ था, तो उन्होंने बताया कि उन्हें काम से जुड़े कुछ काम निपटाने थे। हाँ, उन्होंने सचमुच कहा था कि उन्हें कार्य संबंधी काम निपटाने से। जब मैंने उस पर इस बारे में दबाव डाला तो उसने मुझे एक और अस्पष्ट उत्तर दिया। मैंने एक बार फिर पूछा कि क्या है, सब ठीक है ना? उसने कहा कि हाँ, सब ठीक है और वह बस थक गया है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि मैक्सिमस कहाँ है? उन्होंने हंसते हुए कहा कि वह शायद घर के आसपास ही कहीं होते। मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ, जय ने कहा और फिर उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कुराहट तैरने लगी, जिससे मेरी रीढ़ की सिरहन दौड़ गई। यह एक शिकारी की मुस्कुराहट थी, जो शिकार को सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाती थी। लेकिन तुम्हें कल तक इंतज़ार करना होगा। और इसके साथ ही उसकी वासना भरी नज़रें मेरे करीब आ गई। मैं असहज महसूस करते हुए पीछे हट गई। मैंने उससे कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मैं कुछ दर्द निवारक दवाएं यानी पेन किलर्स लेकर सो जाना पसंद करूंगी। वह फिर मुस्कुराया, लेकिन उन आंखों के पीछे गुस्सा था। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन मैं उबलता हुआ गुस्सा देख सकती थी, जैसे वह मेरी गर्दन काटने का विचार कर रहा हो। मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और वह शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैं अंदर गई और वह गहरी नींद में लग रहे थे। वह जूते पहने हुए भी जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। इस समय मेरी उसे लगाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपनी दर्द निवारक दवाएं पेन किलर्स लेने के लिए बाथरूम में चली गई और तभी मैंने यह लिखना शुरू किया। मैं वास्तव में नहीं जानती कि क्या हो रहा है और मैं वास्तव में यहाँ कुछ मदद की सराहना करूँगी। क्या मैं बहुत ज़्यादा पागल हो रही हूँ? इस समय मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं रो रही हूँ। मैं सचमुच डरी हुई हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। कोई भी सलाह यहाँ मददगार होगी। बिल्ली पर भरोसा करो। जानवरों की प्रवृत्ति हमसे बेहतर होती है। वह लोगों को ना तो दृष्टि से पहचानते हैं, ना ही गंध और अन्य इंद्रियों से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
मालूम है कि यह कहानी पूरी नहीं है, पर जिस रेडिटर ने ये स्टोरी डाली थी उसके बाद उसका क्या हुआ उसने आज तक नहीं बताया। ये कहानी उसने यहीं पर समाप्त कर दी। उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी आने वाली स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।